कि दो कॉइल के म्यूचुअल इंडक्टेंस L1 L2 है और K है कपलिंग कांस्टेंट। फाइंड रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कपलिंग कांस्टेंट। तो ये रिलेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू L1 L2 K L1 L2 और ये कॉइल्स है, ये दोनों कॉइल्स हैं। ये देखिए तो कॉइल का L1 और L2 जरा देखो कितना होता है। कॉइल का हाफ म्यू नॉट पाई n स्क्वायर r और दूसरे वाले का हाफ म्यू नॉट पाई n स्क्वायर r। ठीक है, इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि एक तो हाफ बाहर आएगा, एक म्यू नॉट एक पाई n1 और n2 ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये लूप के अंदर रहेगा r1 r। बस यही रिजल्ट है। म्यू नॉट k पाई n1 n2 म्यू नॉट k पाई n1 n2 बाई 2 अंडर रूट r1 r। तो कोई ऐसा कठिन क्वेश्चन नहीं है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन टाइप का नहीं है, सिर्फ एक चेकिंग हो रही है कि आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला पता है कि नहीं पता है। दो कोएक्सियल कॉइल्स हैं और नंबर ऑफ टर्न्स n1 n2 एंड रेडियस रिस्पेक्टिवली r1 and r। कोएक्सियल जिसको बोलते हैं कोएक्सियल। इस रिलेशन में K इन्वॉल्व है। K इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि ये कॉइल ऐसे नहीं है, देख रहे हैं ना, ऐसे अगर कोएक्सियल होते तो एक टाइट कपलिंग होती और टाइट कपलिंग होती तो K का मान 1 होता और तब हम लोग कहते कि m इक्वल टू अंडर रूट L1 L2 सब कुछ ऐसे ही होता, खाली K ना हो। ठीक है, आगे चलना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स में देखिए तो हटा दें तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स में सीरीज कॉम्बिनेशन ये सभी को मालूम है, इसको जल्दी से पार कर जाते हैं। L1 L2 सीरीज में दो कॉइल्स हैं तो L नेट इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ठीक है ना, और इसमें एक बात ये भी है कि अगर ये बहुत करीबी हो, बहुत ज़्यादा करीब हो, तो इनमें हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी कंसीडर करेंगे, तब L नेट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2L। और अगर करंट की डायरेक्शन दोनों में अपोजिट हो, जैसे ये इसमें करंट राइट है और फिर यहाँ आके ये देखिए कि जरा क्या हो रहा है, करंट वही है, हाँ सीरीज ही है, सीरीज है, लेकिन करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में है, तब L नेट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M होता है। हालांकि ये जो राइट हैंड कॉलम में ये दोनों हैं, ये कम इम्पॉर्टेंट है और हमेशा आपका जो नीड का कवर होता है वो यही पे होता है, ये वाला होता नहीं। लेकिन रिस्क कवर करने के लिए हमने बता दिया है कि अगर M को भी कंसीडर किया जाए, देखो ये तब लिखा गया है दोनों इतनी ज़्यादा दूर हैं, दोनों इतनी ज़्यादा दूर हैं कि उनके बीच कोई पारस्परिक समझदारी नहीं हो पा रही है, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं हो पा रहा है, नो कपलिंग। और ये दोनों कहते हैं पास। यानी M कंसीडर करना हो तो ये हैं दो तरीके, सेम डायरेक्शन में ये तरीका और अपोजिट डायरेक्शन में देखो ना
सीरीज है कि नहीं बताओ भाई? है तो सीरीज ही ना, लेकिन वो थोड़ा डिजाइन बना दिया ऐसे तो करंट अपोजिट हो गया, इसकी वजह से ये -2 है। इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर m कंसीडर ना किया जाए, और m कंसीडर ना किया जाए का कारण सिर्फ छोटा सा ये है कि ये दोनों बहुत डिस्टेंट हैं। मतलब बहुत डिस्टेंट होते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि प्राइमरी से गुजरने वाला फ्लक्स सेकेंडरी से कोई संबंध नहीं बना होता है। दूरी जब ज़्यादा हो जाए तो लाइनों को मोड़ना होता है, लाइनों को मोड़ना ही होता है। ये एक लिमिट तक जाकर लाइनों को वापस आना होता है, और वो जो दूसरी कॉइल है वो इतनी रेंज के इतना बाहर हो सकती है कि वहाँ तक फील्ड ना, वहाँ तक लाइन पहले ही मोड़ जाए। हाँ, तो ऐसे में कर लेना पैरेलल वाला फार्मूला L1L2 हाँ बिल्कुल रेजिस्टेंस के जैसा। और अगर m भी कंसीडर किया जाए तो फिर थोड़ा सा चेंज कर लेना, मतलब L बराबर L1 L2 माइनस m² अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2m। और राइट कॉलम वाली चीज़ें थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम लोग बहुत महत्व देना चाहिए। सीरीज एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह होता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिए, उसमें सवाल कैसे आएगा। आइए इस चैप्टर का एक नया पार्ट शुरू होने जा रहा है। हम लोग फ्लक्स कर चुके हैं, हम लोग फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ कर चुके हैं, इसी के अंदर में लेंज लॉ कर चुके हैं, और उसके बाद हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस और एनर्जी डेंसिटी और कॉम्बिनेशन और कपलिंग और सीरीज एंड पैरेलल। अब इस चैप्टर का एक नया सेगमेंट शुरू हो रहा है, दैट इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या है जरा देखिए ध्यान से। जब भी कोई मेटालिक रॉड, मेटालिक उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है। मेटालिक रॉड इसलिए क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए ये एक मेटल की रॉड है और v वेलोसिटी से चल रही है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फोर्स लगेगा नीचे। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। नीचे की तरफ जब लगेगा तो क्या होगा, कुछ सेकंड के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो जाएगी, और ये एंड जो होगा वो हाई पोटेंशियल पर आ जाएगा। ये हो गया हाई पोटेंशियल और ये हो गया लो पोटेंशियल। इस प्रकार से रॉड बिहेव लाइक अ सेल, रॉड बिकम लाइक अ सेल। रॉड किसकी तरह बिहेव करेगी, सेल की तरह बिहेव करने लगेगी। और इस प्रकार से जब रॉड, ये मेटल की रॉड सेल की तरह बिहेव करेगी, ये मेटल की रॉड जब सेल की तरह बिहेव करेगी, तो अगर हम इसमें कोई बल्ब वगैरह लगा के नेटवर्क कंप्लीट कर दें तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। बल्ब विल ग्लो। देखिए बुकलेट में सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं जल्दी से आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, ठीक ना, समझते जाइएगा। रॉड में करेंट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। देखिए कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है लेकिन सही कॉन्सेप्ट है। रॉड के बाहर करंट बोलो, हाई टू लो, जल्दी बोलो। रॉड के बाहर हाई टू लो और रॉड में लो टू हाई, क्योंकि बैटरी के अंदर करंट माइनस से प्लस चलती है। अंदर -2 प्लस और बाहर +2 माइनस, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है।
नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉड में करंट कहाँ से कहाँ जाएगी। तो बच्चा कहता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, गलत हो गया ना। अच्छा, उसको गलत नहीं लग रहा है, उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसने पढ़ा हुआ है करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन बात हो रही है रॉड में, रॉड बिकम लाइक अ सेल, रॉड में मतलब सेल में, सेल में मतलब सेल के अंदर, कहाँ से कहाँ होता है -2 प्लस, ठीक है ना। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन। आइए जल्दी से हाई और लो पहचानने की प्रैक्टिस कर लें। पूरा मैग्नेटिज्म हम लोगों ने राइट हैंड पाम से पार कर दिया और अंत में यहाँ पर आकर, सिर्फ यहाँ पर आकर एक बार, मात्र एक बार और आखिरी बार लेफ्ट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड पाम रूल पहली और आखिरी बार पूरी मैग्नेटिज्म में, पूरा मैग्नेटिज्म हम लोगों ने राइट हैंड पाम से पार कर लिया, ठीक है ना। एक बार बस फिंगर्स को बी की दिशा में और हथेली को वेलोसिटी की दिशा में रोकेंगे, पुश नहीं करें, बिना पुश करना ही नहीं, बस रोक लेना। फिंगर्स को बी की दिशा में और हथेली को वेलोसिटी की दिशा में रख के रोके रखना है। तो हम हमेशा हाई पोटेंशियल को इशारा करेगा, तो तुम हाई पोटेंशियल पहचान जाओगे तो दूसरा वाला लो हो जाएगा। या ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ कलेक्ट होंगे, ऊपर ए लिखा होगा, नीचे बी लिखा होगा, तो क्या करोगे बी ऐसे इलेक्ट्रॉन बी इकट्ठा होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की नहीं, प्रोटॉन बिल्कुल नहीं, क्या बात है, हाँ इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो जाएगी, इसलिए ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल, ये हो जाएगा लो पोटेंशियल, इतनी सी बात। आप प्रोटॉनों की तो बात ही मत करिए भाई, प्रोटॉनों के आ जाने की तो बात ही मत करिए। प्रोटॉन कहीं नहीं जा सकते, नहीं आ सकते, पूरा एटम चला जाएगा, प्रोटॉन नहीं जाएगा, क्या पूरा एटम, पूरा मोल चला जाएगा, पूरा ग्राम चला जाएगा, मोल्स चले जाएंगे, मोल्स के अंदर एटम है, एटम चले जाएंगे, पर कोई कहे कि प्रोटॉन निकल के चला जाएगा बाकी सबको छोड़ के, प्रोटॉन निकल के चला जाएगा बाकी सबको छोड़ के, प्रोटॉन एक किनारे पे इकट्ठा हो जाएगी बाकी सबको छोड़ के, ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। जा सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन, आ सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन, बाएं तरफ जा सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन, दाएं तरफ जा सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन। फिंगर्स को बी की दिशा में, हथेली को बी की दिशा वेलोसिटी की दिशा में रोके रखेंगे। तीन काम नहीं है, दो ही काम है, रोकना है। हम हाई पोटेंशियल की तरफ इशारा करेंगे। यहाँ पे कोई बल्ब आप लगाएंगे, बल्ब ग्लो करेगा, यहाँ पे बल्ब लगाएंगे, बल्ब ग्लो करेगा। आइए इतनी बातों के बाद हम एक नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये आर्टिकल चलेगा, ये आर्टिकल थोड़ा सा, हाँ अब 10-12 मिनट का ये आर्टिकल है, 10-12 मिनट आप जल्दी देखते चले जाइएगा कि क्या इसमें और भी कोई मैकेनिज्म है, क्या इसमें और भी कुछ बातें पूछी जा सकती हैं। हाँ पूछी जा सकती है। ये रॉड है, इलेक्ट्रॉन का बल नीचे की तरफ लगेगा और इलेक्ट्रॉन लगातार नीचे की एंड की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये लो पोटेंशियल और लो होता रहेगा, ये हाई पोटेंशियल बोलते जाओ और हाई होता रहेगा, बोलिए। ये लो पोटेंशियल और लो होता रहेगा, ये हाई पोटेंशियल और हाई होता रहेगा, समय बीतता जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन एक जानकार व्यक्ति ने कहा कि क्या ये प्रोसेस आप अनंत काल तक चलाकर क्या अनंत ईएमएफ की बैटरी बना ले जाएंगे? क्या आप अनंत ईएमएफ की बैटरी चला चला के एक ऐसी बैटरी बना ले जाएंगे जो जिसका ईएमएफ अनंत हो, यानी कि वेरी वेरी लार्ज, यानी कि 2 लाख वोल्ट, 5 लाख वोल्ट, ऐसा हो सकता है? तो फिर सोचा समझा गया तो मालूम पड़ा कि जब ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल पर होता जाएगा और लो और लो और हाई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉनों पर एक नया बल काम करने लगेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से जो इलेक्ट्रो बल लगेगा वो इलेक्ट्रॉन तो वो मोशन के फील्ड के अपोजिट लगेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा ये और हाई और ये लो होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मजबूत होती जाएगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मजबूत होता जाएगा, जबकि मैग्नेटिक फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो QED होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब LPFM को
बैलेंस कर लेगा, और जब बैलेंस कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगना, नेट बल लगना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर नेट बल लगना बंद हो जाएगा और प्रोसेस वहीं पर लॉक हो जाएगा। प्रोसेस वहीं पर लॉक हो जाएगा। उस समय वेलोसिटी ऑफ द रॉड E और B के रेशियो के बराबर होगा। ये आपको मैंने नए क्वेश्चन बताया, ठीक है ना, जो और बंद करते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर बताया। यानी कि ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये प्रोसेस 15, 20, 25 सेकेंड का प्रोसेस है। 15, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड के बाद जितना सेल का EMF जितना बढ़ना था बढ़ जाएगा, फिर लॉक हो जाएगा। जैसे 5 वोल्ट तक बढ़ गया, अब 5 से 6 वोल्ट नहीं हो पाएगा, है ना। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि जितना चाहें उतना मर्जी अगर बनाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आइए बात करते हैं EMF के फार्मूले की। तो EMF का फार्मूला V क्रॉस B डॉट L। ये काम नहीं आएगा आपके, हाँ ये काम नहीं आएगा, काम आएगा BVL साइन अल्फा। अल्फा के बारे में भी बात कर रहे हैं। हाँ, अल्फा बहुत विशेष एंगल है, जो कहते हैं वेलोसिटी और फील्ड के बीच का एंगल होगा, शायद ऐसा करता ही नहीं है। ये रॉड है और रॉड को अक्सर लोग ऐसे चलाते हैं, ज़्यादातर सवालों में ऐसे ही चलाते हैं ऐसे, लेकिन कभी कभी किसी सवाल में रॉड ऐसे चल रही होगी तो ये एंगल देखिए, ये एंगल से एंगल इसका अल्फा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड वेलोसिटी। अल्फा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड वेलोसिटी, ध्यान रखना, अल्फा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड वेलोसिटी। और ये फार्मूला तभी लगाना जब वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर। ये फार्मूला तभी लगाना जब वेलोसिटी फील्ड के, अगर वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो तो वेलोसिटी का कंपोनेंट करना, यानी कि यहाँ पर वही वेलोसिटी लिखना जो फील्ड के परपेंडिकुलर। अगर कोई वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो तो उसका कंपोनेंट कर लेना और कंपोनेंट V की जगह पे लिख देना। कंपोनेंट क्या होगा, ज्यादा V sin थीटा होगा या V cos थीटा होगा, और क्या होगा, ठीक है ना। ज्यादातर मेरी बात सुनो, ज्यादातर सवाल ये वाले होते हैं कि अल्फा बिल्कुल 90, लेकिन कुछ एक विशेष सवाल है जिसमें ये केस दे दिया जाता है, उसमें धोखा होता है। अल्फा तक जाना, यहाँ पे मत छोड़ना, अपने सोल्यूशन को यहाँ पर मत छोड़ना, यहाँ तक जाना, पूरा कहाँ तक, अल्फा तक, साइन अल्फा तक जाना। अल्फा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस फार्मूले में वेलोसिटी वही लिखना जो फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ज्यादातर सवालों में मतलब कि 20 सवाल छाटे हैं इस आर्टिकल के, तो 19 सवाल ऐसे होंगे जिसमें वेलोसिटी लेंथ के भी परपेंडिकुलर होगी और फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। लेकिन कोई एक सवाल ऐसा मिलेगा जिसमें वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं बल्कि कुछ एंगल पर होगी, उसमें कंपोनेंट करके वेलोसिटी का वो कंपोनेंट ही लेना जो फील्ड के परपेंडिकुलर। कुछ बातें और यहाँ पर देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ। फिंगर्स को B की दिशा में और AB को वेलोसिटी की दिशा में करेंगे, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। देखिए यहाँ देखिए फिंगर्स को B, ये रॉड अंदर जा रही है, ये रॉड क्या कर रही है तुम्हारे बुकलेट में अंदर जा रही है, मेरे बोर्ड में अंदर जा रही है, ठीक है ना। तो B देखिए अभी सही है और AB अंदर की तरफ रोके रखिए। तो ये क्या हो गया हाई पोटेंशियल, ये क्या हो गया लो पोटेंशियल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का कलेक्शन होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का कलेक्शन, इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉनों का अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ बातें लिखी हैं, जैसे मान लो यही काम लकड़ी की रॉड से, प्लास्टिक की रॉड से कराया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। कमी क्या होती है, नहीं होते, ना के बराबर होते हैं। इसलिए इमोशनल EMF वाला आर्टिकल लकड़ी या प्लास्टिक की रॉड के लिए नहीं है। इंसुलेटर में ये प्रोसेस नहीं होगा।
दूसरी जरूरी बात यह है कि अगर कोई रॉड ऐसे चलती है, अगर कोई रॉड इस तरीके से चलती है, इस तरीके से, तो देखिए लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हो जाने की वजह से अल्फा 0 हो गया और अल्फा 0 हो गया तो साइन अल्फा 0 हो गया, और साइन अल्फा 0 हो गया तो मोशनल ईएमएफ 0 हो गया। यानी अगर रॉड ऐसे चलेगी तो ये आर्टिकल नहीं है, ठीक है ना। अगर रॉड ऐसे चलेगी लंबाई के अलॉन्ग, तो चाहे भले ही वो कितने अच्छे धातु की क्यों ना हो, उसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, ठीक है। आइए अब बात थोड़ी सी ये कर लेते हैं कि अगर रॉड मान लीजिए सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी हुई है, ना रॉड को सीधा नहीं करना है, मैग्नेटिज्म में कभी भी रॉड को सीधा नहीं करना है, बस एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर क्या करना है, एक नई रॉड बनानी है। नई रॉड बना के उसकी लंबाई भी देखनी है और वेलोसिटी जरूर बना देनी है। वेलोसिटी यहाँ जैसी बनी है वैसी वेलोसिटी बना देनी है। अल्फा कितना हो गया बताइए 90, और लंबाई कितनी हो गई 2r, तो ये हो गया bv, लंबाई की जगह पर रखेंगे 2r और साइन अल्फा तक जाएंगे 90, ये 1 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। आइए इस सवाल को देख लेते हैं। इस सब पहले कई बार आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी कर चुके हैं। रॉड को सीधा नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। ये L है और ये एंगल फाई है, तो ये L साइन फाई और ये भी L साइन फाई होगा। L इफेक्टिव का मान 2L साइन फाई होगा, इसीलिए BV और L की जगह पर क्या होगा 2L साइन फाई। और वेलोसिटी जो लोग नहीं बनाएंगे वो धोखे से कुछ गलती कर सकते हैं। वेलोसिटी जरूर बना दीजिए, जैसी वेलोसिटी सिस्टम में दिखाई गई वैसी ही बना दीजिए, तो आपको अल्फा नजर आएगा 90, तो साइन 91 हो गया, ये रिजल्ट हो। ये L इफेक्टिव वाला फंडा आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये है वो है मैग्नेटिक फील्ड में एक सिस्टम, मेटल का एक सिस्टम दिखाया जा रहा है, वेलोसिटी दिखाई जा रही है, एंगल दिखाया जा रहा है। देखिए सभी सिस्टम में सभी की लंबाई जो है वो L, और पूरा मेटल का सिस्टम चलता चला जा रहा है, ठीक है। देखिए जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो यहाँ पर एक सेल बनेगा, एक सेल बीच में बनेगा, एक सेल नीचे बनेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा एंड A और ये हो जाएगा एंड B। EMF y1 y2 y3, तो क्योंकि तीनों सीरीज में है इसलिए नेट EMF y1 प्लस y2 प्लस y3 होगा नेट EMF, जिसको आप कह सकते हैं VA माइनस VB, मतलब y नेट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो VA माइनस VB मतलब नेट EMF, और क्या वो एंड एक किनारा है दूसरा किनारा है, तो नेट EMF तो बोले जाएगा, उसको तुम नेट बोलो चाहे VA माइनस VB बोलो, तो आप कहेंगे A और B, हाँ A और B यहाँ लिखे रहेंगे, ये देखिए तो y1 तो आप खैर लिख ही देंगे, BB L साइन 90 अल्फा तक जाएंगे बता दिए, और y2 पहले ही लिख चुके हैं, हाँ बिल्कुल लिख चुके हैं 2L साइन 5, यहाँ तक रुकना नहीं है, यहाँ पर रुकना नहीं है। 2L साइन 5 के बाद साइन अल्फा 90, और बताओ BBL साइन अल्फा साइन 90, है ना। हाँ और क्या, ये चलेगा भी तो ये नहीं चलेगा भी, तो ये अल्फा कितना दिख रहा है बोलो 90, तो ये अल्फा कितना दिख रहा है 90, तो ये जो सिस्टम है वो ये जो टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम है वो भी तो एक, बोलिए ये जो टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम है वो भी तो एक काल्पनिक रॉड बनाएंगे ना, बोलो तो वेलोसिटी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे,
तो यहाँ पे अल्फा बोलो 90, ठीक है ना। तो BVL हो जाएगा 2BVL और आगे देखिए BV2L sin 5। तो 2BVL को बाहर ले सकते हैं, 2BVL बाहर ले लेंगे तो 1 + sin 5 ये रिजल्ट आता है। तो कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, बस आपका देखा हुआ होना चाहिए सिस्टम, समझा हुआ होना चाहिए आर्टिकल, कोई ऐसी कठिन बातें नहीं हो जाएगा आपसे। क्यों ये BVL और ये BVL तो नहीं हो गया और फिर यहाँ भी 2 है, कॉमन एरिया ये 1 हो गया, ये अकेला है। पहले तो इन आर्टिकल से बहुत अच्छे दूसरे प्रकार के क्वेश्चन हम लोग बनाते थे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। यहाँ तक कि ऐसे सिस्टम बनाते थे जो ब्रिटिशटोन बनाते थे, मतलब रॉडों का ये सिस्टम चलता हुआ, मेटल की रॉडों का ये सिस्टम चलता हुआ ब्रिटिशटोन बनाते थे। इस प्रकार का डिजाइन करते थे कि वो सेल बनते थे, ब्रिटिशटोन बनते थे। ये वेलोसिटी हर एक की लंबाई L है, ये एंड A है, मान लीजिए ये एंड B है। तो ऊपर वाला जो रॉड है वो एक सेल बनेगा, ये रॉड एक सेल बनेगा, यहाँ पर एक सेल बनेगा, ठीक है ना भाई। जबकि ये जो रॉड आपको 2 रॉडें दिखाई पड़ रही हैं, ध्यान दीजिए, ये रॉड और इस रॉड में कोई सेल जनरेटेड नहीं होगा। मेरी बात समझिए, रॉडें यहाँ पर 6 हैं और सेल कितने बने हैं 4, तो 2 में क्यों नहीं बना? तो 2 ऐसे जा रही है ना, तो 2 में सेल नहीं बने। हाँ, कट नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है, कट नहीं करेगा और सेल नहीं बनेगा। अच्छा, पैरेलल में तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि 2 जाई पैरेलल में हो तो सिंगल जाई ही बनाते हैं। तो आप ये देख लीजिए, ठीक है, मैं 2 पैरेलल में तो सिंगल ही बना। भाई कितने भी सेल पैरेलल में हो, सिमिलर सेल पैरेलल में जब होते हैं तो एक ही EMF के बराबर का EMF बनता है, जुड़ता नहीं, ठीक है। तो लाइन नेट है तो चाहे तुम VA माइनस VB है तो एक ही बात है, मान लीजिए ये 3 लाइन के बराबर होगा, यानी कि ये 3 BVL sin अल्फा बन जाएंगे हम लोग sin 90, तो 3BVL सिंपल है। हाँ, अब इसमें सिंपल क्या है, मतलब कॉम्प्लिकेशन ये है कि उसमें किसी ने रेजिस्टेंस वगैरह लगाना शुरू कर दिया और फिर किसी ने कहा कि नहीं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 9 ओम है ना। तो बताइए इसमें कितनी पावर जनरेट होगी। उसके लिए पहले आप करंट निकाल लीजिए। EMF फुल लिखा हुआ है, बोलो EMF अपॉन R एक्सटर्नल प्लस R इंटरनल, तो 3BVL बाई 10 हो जाएगा, ये 9 और ये 1 है। 3BVL का मान रखना, 3BVL बाई 10 हो जाएगा, फिर पावर बराबर I² R। बाहर पूछे तो I² के साथ 9 रहेगा, अंदर पूछे तो I² के साथ 1 रहेगा, टोटल पूछे तो I² के साथ 10 रहेगा, नहीं आया। बाहर पूछे तो I² 10, अंदर पूछे तो I² 1 और टोटल पूछे तो I² 10, 9 बाहर 8 अंदर। हीट पावर की बात कर रहा हूँ। और वो भी क्या करता है भाई, रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ नहीं होता है। रेजिस्टेंस या हीटर कॉइल के ऊपर सिर्फ हीट ही पैदा होती है, हीट एनर्जी एंड हीट पावर। हीट एनर्जी मतलब एनर्जी जूल, हीट पावर मतलब जूल पर सेकंड। जितनी हीट 1 सेकंड में पैदा होती है उसको हीट पावर कहते हैं। कोई भी एनर्जी 1 सेकंड में जो पैदा होती है या खर्च होती है उसको पावर प्रोड्यूस या पावर स्पेंट या पावर लॉ, जो भी आप कहना चाहें, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मतलब ये स्थिति ना आ जाए कि आप कभी 1 सेकंड ये ना समझा है पावर क्या होता है। अरे पावर कोई भी एनर्जी पर सेकंड जो होती है वो होती है पावर। चाहे खर्चा होता है तो खर्चा होने वाली पावर आ रही हो तो, आने वाली पावर प्रोड्यूस हो रही हो तो पावर प्रोड्यूस्ड,
हीट के फॉर्म में खराब हो रही हो, लॉस हो रही हो, तो पावर लॉस। ये मेटल का रॉड का सिस्टम है और v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है ना। जब v वेलोसिटी से चलने लगा तो हमने अपना लेफ्ट हैंड पाम रूल लगा के चेक किया, तो हमने कहा कि यहाँ एक सेल बनेगा और यहाँ भी वैसा ही सेल बनेगा, बिल्कुल वैसा ही सेल बनेगा, और यहाँ पर कोई सेल नहीं बनेगा, ये सीधा कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या है कि अब ये दोनों सेल सीरीज में, अरे पहले ये दोनों पैरेलल में थे, कमाल कर दिया, और अब ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। एक ही लूप अगर है तो किसमें होता है, सीरीज। एक ही लूप अगर है तो उसमें जितने भी सेल, जितने भी रेजिस्टेंस हो गए सब सीरीज में। इस समय सीरीज में है, और पिछले प्रॉब्लम में ये दोनों किसमें थे बताइए, ये ऐसा हो गया, तब दोनों किसमें हो गए थे, पैरेलल। और जब ये नहीं है तो दोनों किसमें हो गए, ताकि ये बेयरिंग लगी हुई है, बेयरिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि स्लाइडर, स्लाइडर तो ज़्यादा बेहतर है। ये बेयरिंग बॉल बेयरिंग स्लाइडिंग होने को बिल्कुल तैयार है। ये छिद्र होते हैं, इन्हीं को हम लोग बेयरिंग कहते हैं, और ये जा रहा है दाईं तरफ और ये आ रहा है बाईं तरफ। और फील्ड के बारे में देख लीजिए, फील्ड इनवर्ड है, तो लेफ्ट हैंड तरफ देख लीजिए, तो इसमें यहाँ पर ये हाई और ये लो रहेगा, और यहाँ देख लीजिए नीचे वाला हाई है, बिल्कुल सही है। ये लेफ्ट हैंड पाम रूल, ध्यान से जरा इसको देखिएगा, दोनों EMF सेम होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे, इसलिए जो नेट EMF होगा नेटवर्क का वो दोनों का सम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोज नहीं बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं। BVL और ये साइन अल्फा की जगह पर 90, तो ये 2BVL, कुछ करना एक बात नहीं है, बस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक सेल का हाई ऊपर होगा, दूसरे सेल का हाई नीचे होगा, एक ही लूप होगा, दोनों सीरीज में होंगे, अब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव सपोर्ट की पहचान। तो हमने लिख दिया है, इसलिए कि आप जल्दी से देखते जाइए, फिर टाइम ज़्यादा खर्च हो जाता है। और अब आ जाइए प्रैक्टिस पर। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन पर ये इंक्लाइन प्लेन है, और इस प्लेन पर एक रॉड नीचे की तरफ फ्लाइट कर रही है, एक रॉड नीचे की तरफ, ये देखिए v वेलोसिटी से फ्लाइट कर रही है, और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड, डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ, चलिए आउटवर्ड, ऊपर की तरफ है। रॉड ऐसे
कंपोनेंट होगा दैट विल बी v cos थीटा। तो ये v cos थीटा है और ये v है परपेंडिकुलर, जबकि ये जो v है वो v के परपेंडिकुलर नहीं है। बोलो ये v देखो, इसको v मानो, पहले ना रॉड नहीं मानो कि v मानोगी तो क्या है, ये v है और ये v है, तो एंगल 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है। ये नहीं ले सकते आप इस मामले में। कौन सा v लेना होता है, जो v के पर, तो ये v है और ये एंगल थीटा है, तो ये बोलो v cos थीटा। तो v की जगह क्या लेना है, v पर। सवाल खत्म हो गया, इतनी सी बात थी, ठीक है ना। तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू v की जगह पर बोलो v cos थीटा, उसके बाद l तो वही है और अल्फा बोलो जल्दी से। हमने निशान तुमसे कहा था यहाँ से इसके चक्कर में फंस के वहाँ तक जाने से बचना नहीं, ठीक है ना। v हो गया, v वो हो गया जो फील्ड के परपेंडिकुलर है, फिर l हो गया और फिर साइन अल्फा। अल्फा इज एंगल बिटवीन v cos थीटा एंड l, जो भी हमने लिया है, कौन सा भी लिया है, v cos थीटा। v cos थीटा लंबाई के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो v के साथ में v cos थीटा और साथ में l, ये क्लियर है, ठीक। इस रिजल्ट को ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि आप डायग्राम के चक्कर में उलझ के 10-12 सेकंड डायग्राम को ही देखते रह जाए, फिर आपके तो एक दो सवाल बायोलॉजी के जाएंगे या फिजिक्स का एक दो सवाल दूसरा चला जाएगा। आप जैसे ही प्लांट प्लेन वाला सवाल देखिए, तुरंत आप v cos थीटा ले लीजिए, ठीक है ना। v और क्या ले लीजिए, v cos थीटा, l का भी सवाल खड़ा कर लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी खत्म ही हो रहा है, आइए से मेरी लॉन्ग वायर के सामने एक रॉड का फ्रेम है और ये फ्रेम भी वेलोसिटी से चलाया जा रहा है और ये दूरी a है और ये दूरी b है और ये l। तो जैसा कि यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ पर फील्ड ज़्यादा है और यहाँ पर फील्ड कम है, तो ये रॉड हाई फील्ड को कट कर रही है जबकि ये रॉड लो फील्ड को कट कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो सेल तो बनेंगे, लेकिन एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और दूसरा उसकी तुलना में थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है ना। और दोनों सीरीज में होने की वजह से जो नेट ईएमएफ होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। और मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ y1 ग्रेटर देन y2। तो v1 vl माइनस v2 vl, ठीक है ना। vl बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा v1 माइनस v2 और vl v1 v2 के बारे में मालूम ही है आप लोगों को, 4 पाई 2i by a एंड म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i अपॉन a प्लस b। एक की दूरी जो है वो a है, ठीक है ना, ये दूरी a है और ये दूरी a प्लस b है, ठीक है ना। इस तरीके से म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i vl ये बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस b। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i vl a प्लस b और a प्लस b माइनस a से a कैंसिल और ये रिजल्ट बन गया म्यू नॉट बाई 4 पाई। डायरेक्टली याद रखना चाहिए 2i vl b अपॉन a प्लस b, डायरेक्ट याद रखिए। बाई चांस काम आ जाए तो देखिए क्या होता है। ये हो गया नेट ईएमएफ ऑफ द फ्रेम। फ्रेम में पैदा होने वाला नेट ईएमएफ रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखना चाहिए।
देखा है कि सपोर्ट कर रही थी, अपोज कर रहे हैं, तो देखा कि अपोज कर रहा है तो माइनस करेंगे और आगे जो है वो आपके सामने है, कोई कठिनाई की बात नहीं करेंगे। करंट और ये रहा रॉड और ये है रॉड की वेलोसिटी और ये दूरी A है और ये दूरी B। तो हमने देखा ध्यान से तो समझा, समझ में आया मतलब कि ये जो सिरा है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में, बीच वाला थोड़ा सा वीक फील्ड में और यहाँ वाला तो बहुत ही वीक फील्ड में। इस प्रकार से ये रॉड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को कट करता है। इसलिए मोशनल EMF लिखने के लिए हम BVL sin अल्फा फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रॉड जो है वो रॉड का एक पार्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड को कट कर रहा है, बीच वाला पार्ट वीक फील्ड को और इस वाला पार्ट वीकेस्ट फील्ड को कट कर रहा है। ये फार्मूला सिर्फ तब लगता है जब D यूनिफॉर्म हो, कटिंग भी हो रही हो, B यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी B के परपेंडिकुलर। बड़ी शर्तों वाला फार्मूला है ये, लेकिन तुमको टेंशन ज़्यादा लेना नहीं क्योंकि हमारे ज़्यादा सवालों में जो वेलोसिटी होती है वो लेंथ के परपेंडिकुलर और B के भी परपेंडिकुलर ऐसा है। ऐसी बात है कि प्रॉब्लम को बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें इस पर एक स्मॉल एलिमेंट मानना पड़ेगा dx, जिसकी यहाँ से दूरी है x और जिसकी वेलोसिटी है v, और इतने छोटे से dx पर हम फील्ड का वेरिएशन कंसीडर नहीं करेंगे। स्मॉल EMF इज इक्वल टू BV dx sin अल्फा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I by x v dx अल्फा इक्वल टू 90। जैसे इंटीग्रेशन करना चाहिए हमको, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I v इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx which will be log x, लिमिट a से लेके a प्लस b, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I v log x लिमिट a से लेके a प्लस b तक। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना चाहिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I v log a प्लस b बाई a, ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना चाहिए। ये फॉर्मूला विशेष फॉर्मूला है जिसमें ये सिचुएशन आपके सामने है, एक तार होगा और सामने उसके परपेंडिकुलर एक रॉड रखी होगी, यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पर वीक होगा, यहाँ पर और वीक होगा। ये रॉड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को कट करेगी, इसलिए मोशन EMF निश्चित रूप से पैदा तो खैर होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसमें एक बैटरी तो बनेगी, लेकिन वो बैटरी का जो EMF निकलेगा ना वो सिंपल मैथड से नहीं बल्कि इंटीग्रेशन से निकालना। ये EMF का मान आ गया, आप कहेंगे इसको हम पहले ही क्या लिखा होगा, EMF है ना भाई, फ्लक्स होना है EMF। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो P और यहाँ पे लिखा हो Q, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है VP माइनस VT। हाँ नेट EMF है तो वो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल प्लेस है, ठीक है ना, VP माइनस। हाँ 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है बेस e पे, बेस 10 पे, बेस e पे।
एक फ्रेम है हमारे पास, और फ्रेम देखिए, ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा फ्रेम है। और कितना हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था कि जब कोई फ्रेम टेढ़ा मेढ़ा हो, जब कोई मेटल टेढ़ा मेढ़ा हो, तो उसके टेढ़े मेढ़ेपन को छोड़ दीजिए और एक एंड से दूसरे एंड तक नया रॉड बनाइए। ठीक है ना, क्या बनाइए? नया रॉड बनाइए। तो एक्चुअली ये जो सर्किट है 1 ओम और 1 मिली एम्पियर। चलिए, एक्चुअली ये सिर्फ ये हो गया एक से दूसरे से तक 0.1 मीटर। और फिर ये सर्किट नेटवर्क ये हो गया इस तरीके से। सारे के सारे 3 ओम हैं, और व्हीटस्टोन बैलेंस होने की वजह से इस 3 ओम को यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि 3/3 = 3/3 Vx = Vy, इसलिए बीच वाला रेजिस्टेंस हटा दिया जाएगा। तो ये हटा दिया गया। यहाँ पर करंट 1 मिली एम्पियर बनाने के लिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर करंट को 1 मिली एम्पियर बनाने के लिए हमें इस रॉड को कितनी वेलोसिटी से चलाना चाहिए, ये हमको फाइंड करना है। चलिए, EMF = देखिए BVL sin अल्फा। तो B की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0.1 sin अल्फा sin 90, ये हो गया V/10 वोल्ट। अब देखिए R external = 6/2 यानी कितना बताइए? 6 ये है, 6 ये है, पैरेलल में है, तो 6/2। R internal = 1। Now final step, main current = EMF upon R external plus R internal। main current 1 milliampere, EMF V/10, R external 3, internal 1, 10 to the power -3 = V/40। So V = 40 into 10 to the power -3, यानी कि 4 into 10 to the power -2 मीटर पर सेकेंड, या तुम ये भी कह सकते हो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक 6 क्वेश्चन हमारे सामने है टोटल। ऐसे सवालों में जिसमें कोई रॉड, मेटल की रॉड चलाई जाए अर्थ के फील्ड के अंडर में, और कोई चुंबक नहीं है, तो चुंबक नहीं है तो किसकी फील्ड होगी? अर्थ की फील्ड को कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा अंडरस्टूड भी है, और कभी कभी लगता है कि हम करें कि ना करें। हाँ, जब
जब कोई चुंबक नहीं हो तब भी कटिंग की बातें हो रही है, तो कौन सा चुंबक ले? अर्थ का जो फील्ड है वो टुवर्ड्स नॉर्थ, इसकी बात ध्यान रखिएगा, साउथ टू नॉर्थ। फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि फील्ड तो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है, नहीं, नॉर्थ चुंबक के दृष्टिकोण से देखें तो नॉर्थ टू साउथ ही है, लेकिन अर्थ के दृष्टिकोण से उल्टा है, क्योंकि चुंबक ही उल्टा रखा है तो क्या। तो अर्थ के दृष्टिकोण से देखें तो टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब साउथ टू नॉर्थ, ये अर्थ की फील्ड है BH, और ये है B, ठीक है ना, और ये है B नेट। हम लोग इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं और इस समय हम लोग सदर्न में। अगर सदर्न में है तो ये है BB और ये है BH, अगर नॉर्दर्न में है तो ये है BB, ये है BH। इन सवालों में इस बात से कोई फर्क नहीं है। हम लोगों ने एक्चुअली ये तक इस लिमिट तक इसलिए पढ़ा है कि जब तुमको कभी देखो कि यार फील्ड कभी झुका के बना देते हैं, कभी उठा के बना देते हैं, तो तुमको एक सहारा रहे दिमाग में कि ये जगह जगह की बातें हैं। कभी फील्ड ऐसे बना देते हैं, B नेट ऐसा बना देते हैं, तो हम इक्वेटर पे हैं भाई, बोलो हम इक्वेटर पे हैं, और इस समय B नेट ऐसा है तो हम साउदर्न हेमिस्फीयर पे हैं, और B नेट ऐसा है तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हैं। जो लोग अर्थ मैग्नेटिज्म वाले लेक्चर सुने हैं, देखे हैं, उनको इसका समझ में आ रहा होगा कि क्या करें। तो कहीं पर भी देखें तो ये देखिए, ये BB है और ये BH। पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल रॉड है जो कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रही है और उसके किनारे ईस्ट वेस्ट में। ये देखिए, जैसे ही तुम सवाल पढ़ते ना चले जाना, बल्कि बस पेन उठा लेना अपना। ये रॉड हो गई, हॉरिजॉन्टल है और ईस्ट वेस्ट दिशा में इसके किनारे हैं, कर ली है ईस्ट वेस्ट, और हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो ये BB को कट करेगी, किसको कट करेगी? चलिए ऐसा करिए, किसको कट करेगी? BB को। BH को कट नहीं करेगी। तो फार्मूला बोलो क्या होगा? अंतर क्या होगा बोलो? इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू PV है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल रॉड मूविंग वर्टिकली एंड ईस्ट वेस्ट, ना गलत हो गया। हॉरिजॉन्टल रॉड पहले करो, हॉरिजॉन्टल रॉड करो पहले, रॉड हॉरिजॉन्टल करो, रॉड हॉरिजॉन्टल करो, उसके एंड ईस्ट वेस्ट करो। ये सवाल बहुत शांत दिमाग से कर लेने वाले हैं, छोड़ने वाला सवाल नहीं है, तुरंत चटपट हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल रॉड पहले कर लो, तुमने कहा मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लिया, अच्छी बात है, ऐसे कर लिया, फिर आगे तो पढ़ो। नहीं, हॉरिजॉन्टल कर लिया ना, अब आगे पढ़ो, उसके एंड की तरह ईस्ट वेस्ट, तो इधर करो, अब हो गया। एंड मूविंग वर्टिकली, PV कट नहीं होगा और BH अच्छे से कट। अगले सवाल का आंसर होगा BHB। तो सवाल हो गया भाई। तीसरा सवाल पढ़े। वर्टिकल रॉड मूविंग हॉरिजॉन्टली, पहले वर्टिकल कर लो, मतलब जैसे ही पढ़ो तुरंत करंट डालो। वर्टिकल रॉड मूविंग हॉरिजॉन्टली है ना, हाँ, किस तरह जा रहा है? ईस्ट वेस्ट। वर्टिकल रॉड कर लो, कहाँ से कहाँ जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। BH कट होगा, BB कट होने से बच जाएगा और BH कट होगा। आइए आंसर लिखते जाए भाई। हम लिख रहे हैं इसलिए भाई तुमको समझने का थोड़ा सा वक्त मिल जाए, ठीक है, कि हमने क्या कहा, समझ लीजिए आराम से। और ये ऐसे 6 सवाल हैं जिसको एक बार अपने आप जरूर ट्राई कर लेना। बस हो गया। वर्टिकल रॉड मूविंग हॉरिजॉन्टली, ईस्ट वेस्ट इधर जा रहा। अच्छा, वर्टिकल रॉड मूविंग हॉरिजॉन्टली नॉर्थ साउथ इधर जा रहा। वर्टिकल रॉड
तरफ जा रही है। BH कट नहीं होगा, नहीं, सिर्फ 2 पोर्ट तक आना होता है, 1 पोर्ट 2 पोर्ट तक आइए, बस उतने में पता कर लीजिए। BH कट नहीं होगा, BB भी कट नहीं होगा, देख लीजिए। BH भी कट नहीं होगा, BB भी कट नहीं होगा, इसलिए सवाल का आंसर क्या होगा? 0। आइए महत्वपूर्ण आगे हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें एक हॉरिजॉन्टल पटरी है, हॉरिजॉन्टल पटरी है, और इस पटरी में एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, साथ ही साथ एक रॉड को इस पटरी पर रखा गया और एक मैकेनिकल फोर्स लगाकर इस रॉड को खींचा गया। तो फिंगर्स नीचे और ये वेलोसिटी की दिशा में, तो ये हाई पोटेंशियल बनेगा, ये लो पोटेंशियल बनेगा और एक करंट बहने लगेगा। करंट बहने लगेगा, ये देखिए करंट बहने लगा। जैसे ही करंट बहने लगेगा तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा। दाहिने हाथ पे आ जाइए, उंगलियां B की दिशा में, हम लोग करंट की दिशा में। इस तरफ एक फोर्स जनरेट होगा, इस तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। ये वो आर्टिकल है जिसमें एक करंट कैरिंग रॉड पर चुंबकीय बल लगता है, ठीक है ना। देखिए B नीचे की तरफ करिए, हम अंदर जा रहा है, देखिए करंट अंदर ऐसे, यानी ये हॉरिजॉन्टल है, ये रॉड, ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल है। करंट अंदर पुश करिए, ये देखिए, ठीक है ना। तो चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा, ये बल इसका विरोध करेगा और विरोध करते कुछ ही देर में ये इसको बैलेंस करने लगेगा। जब ये इसको बैलेंस करने लगेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और इस कांस्टेंट की वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे कोई बहुत गहरी झील है, बहुत गहरी झील में इतना बड़ा लोहे का ठोस गोला डाल दो, तो पहले गोला तेज चलेगा, लेकिन विस्कस फोर्स लगने की वजह से विस्कस फोर्स वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा RV भी बढ़ता जाएगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब 6 पाई ईटा RV mg को बैलेंस कर लेगा और वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये पूरा आर्टिकल टर्मिनल वेलोसिटी आ जाने के बाद का है, समझिए आपने, कब के बाद का है? टर्मिनल वेलोसिटी की सिचुएशन जब आ गई, तब हम आगे काम करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोसेस फिर सुन लीजिए। इनवर्ड फील्ड में ये पट्टी थी, पट्टी पे एक रॉड थी, रॉड को हम खींचने लगे, तो रॉड की वेलोसिटी बढ़ने लगी, तो रॉड में एक्सीलरेशन आ गया, तो वेलोसिटी बढ़ने लगी, तो मोशनल EMF बढ़ने लगा, तो करंट भी बढ़ने लगा, तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ने लगा, और बढ़ते एक ऐसी कंडीशन आई जब इसने इसको बैलेंस कर लिया। जैसे ही बैलेंस किया, नेट फोर्स 0 हो गया, एक्सीलरेशन 0 हो गया, और वेलोसिटी का बढ़ना बंद हो गया। वेलोसिटी जिस सीमा तक बढ़ चुकी थी, उस सीमा तक बढ़कर बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी, जिसे कहते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ते कांस्टेंट हो जाए तो भी उसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी घटते कांस्टेंट हो जाए तो भी उसको टर्मिनल वेलोसिटी।
अंदर लोहे का ठोस गोला डाला जाता है तो पहले वेलोसिटी ज़्यादा और धीमे धीमे कम होते 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 बाद में कांस्टेंट हो जाती है, वो भी टर्मिनल वेलोसिटी ही कहलाती है। ये आपको आर्टिकल विस्कोसिटी चैप्टर में देखने को मिलेगी। ठीक है, मिल चुका है कांस्टेंट का टर्मिनल वेलोसिटी। आइए पहली बात कर लेते हैं, मैकेनिकल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस करेगा। IPL करंट EMF अपॉन RBL और EMF को लिखेंगे BBL। B बन जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V नॉट बाई R। ये आ गया पहला सवाल हमारा। मैकेनिकल फोर्स का मान बताइए, टर्मिनल वेलोसिटी की सिचुएशन में मैकेनिकल फोर्स का मान। आइए दोबारा क्या करते हैं, जब नेट फोर्स 0 हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया यानी इस फोर्स ने इस फोर्स को बैलेंस कर लिया, बैलेंसिंग करा दी हमने। मैकेनिकल फोर्स IBL sin 90, IBL I का मान EMF अपॉन R और EMF मोशनल EMF अभी भी पढ़ के आ रहे हैं BBL, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V नॉट बाई R। उसके बाद पूछा जाता है, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर का फार्मूला लगभग सभी लोग जानते हैं, FV cos थीटा, जहाँ पर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स इज V स्क्वायर L स्क्वायर V नॉट बाई R एंड V नॉट एंड cos 0। cos 0 इसलिए कि मैकेनिकल फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल है। ये देखिए पैरेलल है, ये मैकेनिकल पावर में इस्तेमाल होता है। ये आ गया B स्क्वायर L स्क्वायर V नॉट स्क्वायर बाई R। बहुत बढ़िया आर्टिकल है। तीन प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा, पावर लॉस एज हीट स्क्वायर बाई R। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर पावर लॉस एज हीट पूछा जाए तो करंट निकालने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आप पहले ही EMF निकाल चुके हैं, इसलिए आपने B स्क्वायर बाई R जब B स्क्वायर करेंगे तो आप करेंगे B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाई R। तो ये क्या हुआ भाई? अरे भाई तो होगा ही, EMF नहीं लिख पाते क्या? EMF अभी तो बताया था BL cos अल्फा, सॉरी BBL sin अल्फा, अल्फा इज 90, एंगल बिटवीन लेंथ एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि अरे यार मैकेनिकल पावर और पावर लॉस एज हीट बिल्कुल बराबर है, यदि इस समय ये वाला फोर्स रॉड को जितनी भी मैकेनिकल पावर दे रहा है वो सारी मैकेनिकल पावर हीट में कन्वर्ट हो रही है, और तभी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गई है। समझिए आपने? बताइए क्या हो रहा है इस समय ये मैकेनिकल फोर्स रॉड को जितनी मैकेनिकल पावर दे रहा है वो सारी मैकेनिकल पावर हीट पावर में कन्वर्ट हो रही है, और तभी रॉड की वेलोसिटी न बढ़ रही है न घट। अगर मैकेनिकल पावर सारी की सारी हीट में कन्वर्ट ना हो रही होती तो उसका एक पार्ट कन्वर्ट हो रहा होता, तो बचा हुआ पार्ट रॉड की वेलोसिटी को अभी भी बढ़ा रहा होता। ठीक है, तो यहाँ से ये सवाल आपके बनते हैं। 3 सवाल यहाँ से बनते हैं, तीनों आपको मैंने बता दिए।
एल एम, एक करेक्शन करना है, फिर हम कार्टून को समझाते हैं। करेक्शन ये है कि एल जो यहाँ लिखा है उसको आपको यहाँ लिखना है। एल जो थोड़ा सा अंदर लिखा है उसको बिल्कुल फील्ड की बाउंड्री पे लिखना है। अगर ये एल फील्ड की बाउंड्री पे नहीं होगा तो आपको ये आर्टिकल का सही समझ में नहीं, मतलब जहाँ अब मैं आर्टिकल समझा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। ये आपके सामने जो ये नजर आ रहा है ये एक मेटल का फ्रेम है। ये एक मेटल का फ्रेम है। इस फ्रेम में एक रॉड रख दी गई है। रॉड को एक मैकेनिकल फोर्स लगाकर, लिख लो मैकेनिकल, रॉड को एक मैकेनिकल फोर्स लगाकर, ये लिख लो मैकेनिकल एफ, मैकेनिकली यांत्रिक बल। हम लोग चीज़ों को जिस बल से खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक बल। हॉर्स कार्ट को जिस बल से खींचता है यांत्रिक बल है। कोई मशीन किसी बड़े बॉक्स को खींचती है, कौन सा बल है? मैकेनिकल फोर्स, यांत्रिक बल है। बस आपको एल यहाँ से हटा देना है और बाउंड्री पे लिख देना है। ये के है, ये एल है, ये एस। आइए आपको पूरी बात समझा देते हैं पहले। इसको हम अलग आर्टिकल, मतलब अलग इसको यहाँ बनाएंगे तब जाके ये बात पूरी तरह समझ में आएगी। क्योंकि पहले से जब बनाया रहता है तो लगता है कि क्या है, क्या क्या बना है, बहुत कुछ बना है। जहाँ से ये पटरी, जहाँ से ये मेटल की पटरी शुरू हुई है, आप सुनिएगा ध्यान से, नहीं तो ये आपकी समझ में नहीं आएगा। जहाँ से ये पटरी शुरू हुई है वो लाइन क्या है? के। और यहाँ पर एक फील्ड भी है, आउटवर्ड फील्ड है, ये देखिए। और आउटवर्ड फील्ड जहाँ तक है, आउटवर्ड फील्ड जहां तक है वो है एल। क्या है बताओ? एल। हाँ, ये के और ये है एल, और ये जो आपको नजर आ रहा है वो है एम। बस ए एल एम, इतनी जगह में एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ए से एल तक, ठीक है ना। और एक रॉड को हम इसमें मैकेनिकल फोर्स लगाकर खींच रहे हैं। मैकेनिकल फोर्स लगाकर इसको हम खींच रहे हैं। तो पहला मेरा प्रश्न है, फ्लक्स का वेरिएशन बताइए। देखिए आपको ये क्लोज एरिया दिख रहा होगा, बोलो। फ्लक्स क्लोज एरिया जो बनता है ना, नहीं ये तो खुला हुआ है, यहाँ पर फील्ड है पर फ्लक्स नहीं है। ये क्लोज एरिया, यहाँ फ्लक्स बनेगा, ठीक है। तो फ्लक्स बराबर बोलेंगे आप लोग बी ए कॉस 0 बी एरिया इसको x मान ले चलिए। हाँ, ये दूरी x हो गई, जनरल दूरी है x। हाँ, तो x इंटू एल, तो x इज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो फ्लक्स टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और x के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर अगर नहीं जा रहा है तो भी काम आपका चल जाएगा, यहाँ तक मत जाइए, कोई बात नहीं। x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्लक्स का ग्राफ
के से चलना शुरू किया, एल पे आ गए। जैसे ही हम एल से बाहर निकले, जैसे रॉड एल से बाहर निकली, फ्लक्स जितना बढ़ना था उतना बढ़ गया। बोलो रॉड का, हाँ यहाँ पर फ्लक्स कब तक बढ़ेगा, जब तक ये एरिया बढ़ता जाएगा। जैसे ही रॉड इस लिमिट को पार करेगी, एरिया तो तब भी बढ़ेगा, लेकिन उस जगह पर फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। एरिया तब भी बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पर उसके आगे फील्ड ना होने की वजह से फ्लक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। एल से हम कहाँ पहुँचे, बोलो एम। एम से हम वापस आने लगे कहाँ, बोलो एल। ठीक है भाई। और जैसे ही हम वापस एल, हमें जाना है और आना है। कहाँ तक गए बताओ, एल से कहाँ तक गए, एम तक। और एम से कहाँ तक आए, बोलो एल तक। इतनी देर में, मतलब एल से एम और एम से एल, इतनी देर में ना फ्लक्स बढ़ा ना घटा। और जैसे ही रॉड हमारी एल के अंदर आने लगी, फ्लक्स एरिया कम होने लगा। फ्लक्स एरिया कम होने लगा तो फ्लक्स भी लीनियरली उसी दर से कम होने लगा जिस दर से वो बढ़ा था, उसी दर से कम होने फ्लक्स का ग्राफ मैंने बना। आइए अब बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की। आइए एनालिसिस यहाँ करते हैं और ग्राफ बनाना, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस d∅/dt। तो अगर आप ध्यान रख देंगे तो पार्ट KL में इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर माइनस और पॉजिटिव कांस्टेंट तो ये क्या होता है, नेगेटिव कांस्टेंट। पार्ट L में इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर माइनस d∅/dt। फ्लक्स का जो स्लोप है वो 0 हो गया, कितना बताइए, 0। और पार्ट L के में देखिए माइनस d∅/dt मतलब स्लोप, नेगेटिव कांस्टेंट यानी कि कैसा होता है, पॉजिटिव कांस्टेंट। नेगेटिव कांस्टेंट K से लेके L तक, L से लेके M और M से लेके L तक 0। और फिर L से K तक पॉजिटिव कांस्टेंट। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ। अब आ जाइए मैकेनिकल फोर्स का ग्राफ बनाना। इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ बनाने के बाद मैकेनिकल फोर्स का ग्राफ आइए बनाएं। तो जब तक हम फील्ड के अंदर हैं, ये है मैग्नेटिक फोर्स, ये है मैकेनिकल फोर्स, और ये कौन है बताइए, मैग्नेटिक फोर्स। और रॉड को हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है, तो हमें मैकेनिकल फोर्स राइट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। मैकेनिकल फोर्स राइट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। जब एल से बाहर चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो हमें भी मैकेनिकल फोर्स नहीं लगाना होगा। बोलिए आपने, बोलो। जब हमारी रॉड एल लिमिट से बाहर चली जाएगी तो मैग्नेटिक फोर्स लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का कटाव बंद हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड का कटाव बंद हो जाएगा तो चुंबकीय बल लगना बंद हो जाएगा, वहाँ पर फील्ड है ही नहीं है भाई। तो जब मैग्नेटिक फोर्स हो तो बल लगे ना मैग्नेटिक। जब ये रॉड यहाँ से बाहर निकल जाएगी तो चुंबकीय बल ना होने की, मैग्नेटिक फोर्स ना होने की वजह से हमें मैकेनिकल फोर्स भी लगाना
नहीं चाहिए, अदरवाइज वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, जबकि हमें वेलोसिटी को बिल्कुल कांस्टेंट रखना है। इसलिए हमें L के बाद N तक और N के बाद L तक वापस ही है, ये जाना है और ये आना है। और उसके बाद जैसे ही रॉड L के अंदर आएगी, चुंबकीय बल पलट कर राइट दिशा में हो जाएगा, तो मैकेनिकल फोर्स हमको लेफ्ट डायरेक्शन में लगाते रहना पड़ेगा। ये आ गया हमारा L से लेके K तक, K से L, L M L, L से K। ये है मैकेनिकल फोर्स का ग्राफ। आइए मैकेनिकल पावर का ग्राफ बनाएं। कौन सी पावर? मैकेनिकल पावर। तो जब हमारा रॉड K से L जाएगा तो मैकेनिकल फोर्स राइट डायरेक्शन में रहेगा। मैं आपको मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, FV cos थीटा। ये होगा FV cos 0 FV। तो हम लोगों ने अभी तक बनाया, जिस तरफ फोर्स होगा उसी तरफ वेलोसिटी होगा। K L, L के बाद M तक और M के बाद वापस L तक हमने कोई मैकेनिकल फोर्स नहीं लगाया, इसलिए कोई मैकेनिकल पावर हम नहीं देंगे। मैकेनिकल पावर भी नहीं दिया जाएगा। जब मैकेनिकल फोर्स ही नहीं लगेगा तो मैकेनिकल पावर कहाँ से देंगे? ठीक है ना। और जब हम अंदर आएंगे, सुनिए ध्यान से, जब रॉड यहाँ जाके वापस आएगी और अंदर आएगी, तो अंदर आते ही मैग्नेटिक फोर्स राइट में, तो मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ेगा लेफ्ट में। तो जब मैकेनिकल फोर्स भी लेफ्ट में और वेलोसिटी भी लेफ्ट में, पावर विल बी पॉजिटिव। ये आ गए K से L, L से M से L और L से वापस कहाँ बताओ K। ये पूरा कंप्लीट ग्राफ हो गया। फ्लक्स का, EMF का, मैकेनिकल फोर्स का, मैकेनिकल पावर का। मैकेनिकल पावर का ग्राफ फिर से सुन लीजिए। जब रॉड K से चलकर L तक जाएगी, हमें ऐसे खींचना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे होगा, तो हमें ऐसे खींचना पड़ेगा। ये है मैकेनिकल फोर्स और यही है वेलोसिटी। जैसे ही रॉड L को पार करेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो हम मैकेनिकल फोर्स भी हटा लेंगे। रॉड जाएगी, कोई इसको रोकेगा, वापस लाएगा, हम नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। जैसे ही रॉड L के अंदर आएगी, मैग्नेटिक फोर्स राइट दिशा में हो जाएगा, तो मैकेनिकल फोर्स हमको लेफ्ट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसलिए पावर अभी भी पॉजिटिव होगा। मैकेनिकल फोर्स जाते वक्त भी पॉजिटिव पावर डिलीवर करेगा और फील्ड के अंदर आते वक्त भी पॉजिटिव पावर डिलीवर करेगा। तो जैसे ये चारों ग्राफ एनसीईआरटी में बने हुए हैं, लेकिन जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि इतनी कठिन तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो कतई समझ में ही नहीं आ रहा है। आप एनसीईआरटी को देखिएगा इस चैप्टर में, ये सारे ग्राफ ऐसे शेडेड बने होंगे, थोड़ा सा ब्लू और ब्लैक शेड के साथ। ये यहाँ पर शेडेड रीजन बने, यहाँ शेडेड, ये शेडेड रीजन टाइप ऐसे, मतलब ब्लैकिश ग्राफ बने हुए बिल्कुल। वो पढ़ने में समझ में नहीं आते कि क्या हो रहा है, खासकर ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है ये तो समझ में आ जाता है कि जब रॉड आ रही है तो हम मैकेनिकल फोर्स इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, तो पावर विल बी पॉजिटिव, मैकेनिकल पावर विल बी पॉजिटिव। फिर लगता है वापस आते वक्त नेगेटिव पावर होती है। नेगेटिव पावर तब होती है जब फोर्स हो इधर और वेलोसिटी हो इधर, तब होती है नेगेटिव मैकेनिकल पावर। जबकि अंदर आते वक्त भी हमें मैकेनिकल फोर्स इधर ही लगाना पड़ेगा और वेलोसिटी भी इधर ही है। इसलिए फील्ड में दाईं तरफ जाते हुए भी मैकेनिकल पावर पॉजिटिव है, और फील्ड में अंदर आते हुए मैकेनिकल पावर पॉजिटिव है। जबकि L से M तक जाते और आते वक्त ना कोई मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ा हमें, तो कोई मैकेनिकल
चारों ग्राफ, ये कोई पिक्चर भी एनसीईआरटी का डेट तो सब कुछ ऐसे लिखा है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है। यहाँ पर लिखा है x बराबर 0, यहाँ पर लिखा है x बराबर b और यहाँ पर लिखा है x बराबर 2b, ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पे x बराबर 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे x बराबर 0 लिखा है, यहाँ पर x बराबर b लिखा है और यहाँ पर x बराबर 2b लिखा है। ये दूरी b है और ये दूरी भी b, ठीक है। इनको तैयार करिए, इम्पोर्टेंट ग्राफ है ये। एक वर्टिकल पटरी है मेटल की, वर्टिकल रेल, वर्टिकल पटरी मेटल की। इस वर्टिकल पटरी पर एक मेटल की रॉड है। मेटल की रॉड को इस बार हमें नहीं खींचना पड़ा क्योंकि वो अपने वेट की वजह से ही नीचे आने लगे। एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड थी जो लगातार कट होती चली गई। इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड जो कॉन्टिन्यूअस कटिंग हुई, उसकी कटिंग हुई। आइए हाई लो पहचान लेते हैं। फील्ड अंदर, वेलोसिटी नीचे, तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। आप कहेंगे आप ये क्यों लिख रहे हैं? हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें करंट बनानी है। करंट बनाने से क्या लाभ होगा? जब तक हम करंट नहीं बनाएंगे हम आईडीएल की डायरेक्शन नहीं देख पाएंगे। आईडीएल मतलब मैग्नेटिक फोर्स दाहिने हाथ पे आ जाएगी। हाँ, नहीं ये सिर्फ हाई और लो पोटेंशियल पहचानने का उपाय है, और पूरा मैग्नेट दाया, ठीक है ना। फील्ड अंदर, थंब करंट, फील्ड अंदर, थंब करंट, फोर्स ऊपर। कौन सा फोर्स है बोलो? कौन सा फोर्स है बोलो? मैग्नेटिक फोर्स है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बीवीएल बढ़ता जाएगा। बोलो, अरे बीवीएल मोशनल ईएम है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, किसकी वजह से? वेट की वजह से। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बीवीएल बढ़ता जाएगा, बीवीएल बढ़ता जाएगा तो आई बढ़ता जाएगा, आई बढ़ता जाएगा तो आईबीएल बढ़ता जाएगा। नहीं आएगा? पहले जब स्टार्टिंग होगी तो सिर्फ वेट लगेगा, इधर कोई बल नहीं होगा, वेट अकेला बल होगा, यही असंतुलित बल होगा। वेट अकेला बल होगा, यही असंतुलित अनबैलेंस फोर्स होगा। अनबैलेंस फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो बीवीएल बढ़ेगा, तो बीवीएल बढ़ेगा तो बीवीएल बाय आर बढ़ेगा। अरे यार, बीवीएल बाय आर मतलब, बीवीएल बाय आर मतलब करंट, करंट बढ़ेगा तो आईबीएल बढ़ेगा। आईबीएल बढ़ता जाएगा जबकि वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बढ़ता जाएगा? आईबीएल बढ़ता जाएगा, आईबीएल बढ़ता जाएगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और ऐसी सिचुएशन आएगी जब आईबीएल वेट को बैलेंस कर लेगा, उसी वक्त नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और उसी वक्त हमें अपना ये आर्टिकल बनाना है। नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो रॉड की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या कहलाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी। इनकी वही आर्टिकल जो आपने हॉरिजॉन्टल में पढ़ा था, वही आर्टिकल आप वर्टिकल में पढ़ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल वाले की, हॉरिजॉन्टल पटरी में खास बात ये थी कि रॉड को हम खींच रहे थे, और वर्टिकल वाले केस में रॉड को हम नहीं बल्कि हमारी अर्थ खींच रही है ग्रेविटी की मदद से। आइए, तो टर्मिनल वेलोसिटी के बाद ही हम ये सवाल को सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स वेट को बैलेंस करेगा।
देखिए स्टेप देख लीजिए, कहीं कुछ कहना सुनना है तो बता दीजिए। इस आर्टिकल में कभी कभी टर्मिनल वेलोसिटी का मान पूछते हैं, तो mg/b² हो गया भाई। छोटा सा आर्टिकल है, कहीं कोई असल में क्या है ना कि ये सब आर्टिकल समझ में आते नहीं है, एनसीईआरटी में दिए गए आप समझ में से नहीं आते कि भाई ये तो पता ही नहीं होता कि जो क्वेश्चन बनाई जा रही है वो आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी बिफोर टर्मिनल क्या इक्वेशन बनाएंगे यार, वो तो बिफोर टर्मिनल तो ये बड़ा होगा, मैकेनिकल बड़ा होगा और मैग्नेटिक छोटा होगा। तो खाली देख इंस्टेंटेनियसली एक क्षण के लिए इक्वेशन बना सकते हैं कि F मैकेनिकल माइनस F मैग्नेटिक बराबर m है। क्या बना सकते हैं? F मैकेनिकल माइनस F मैग्नेटिक बराबर m। अगले क्षण ये इक्वेशन बदल जाएगी, F मैकेनिकल माइनस नया F मैग्नेटिक बराबर m नया a, तो वो सब बनता है। लेकिन जब मैग्नेटिक फोर्स मैकेनिकल फोर्स को बैलेंस कर लेगा तब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, वेलोसिटी सब तक बढ़नी थी बढ़ चुकी, वेलोसिटी सब तक बढ़नी थी बढ़ चुकी, अब वो और नहीं बढ़ेगी, उसी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी पा जाने के बाद ये एक्सप्रेशन बनाए गए। देखिए जब तक पढ़ पाओगे तब तक पढ़ना। ये देखिए ये है एनसीईआरटी वाले का, ये शेडिंग क्या है एक मेटल की डिस्क का सवाल पूछा जाता है। ये कोई आर्टिकल नहीं है, ये सिर्फ अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये एक मेटल की डिस्क है, तो जब मेटल की डिस्क को हमने चलाया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, उन पर बल, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे तो करंट इधर बनेगा, फील्ड अंदर करंट इधर नहीं यहाँ पर करोड़ों इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे डिस्क के साथ दाईं तरफ तो करंट बनेगा, बाईं तरफ करंट फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन सारे नीचे की तरफ यहाँ इकट्ठा होने लगेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल। इस प्रकार से दिस डिस्क विल बिकम लाइक अ रॉड, जिसमें ये हो जाएगा लो पोटेंशियल और ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल, और इसकी लंबाई जो हो जाएगी वो 2r हो जाएगी, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। इस प्रकार से दिस रॉड बिकम लाइक अ सेल, और सेल का ईएमएफ कितना होगा, BV L की जगह पर बोलो 2r और साइन अल्फा की जगह पर 90, ये हो जाएगा BV with 2r। ये लिखिए हो गया। तो ये कोई आर्टिकल नहीं है, ये एक क्वेश्चन है जिसमें डिस्क चलाई जाती है। तो समझ आना, डिस्क को रॉड बना लेना डायमीटर के बराबर की, त्रिज्या का डबल, रेडियस का डबल, डायमीटर के बराबर की रॉड बना के क्वेश्चन को इस प्रकार से कितना हो जाए
आइए इमोशनल ईएमएफ में सेकंड और आखिरी पार्ट है, ये सेकंड पार्ट कर दीजिए, ठीक है। हाँ, अभी तक इमोशनल ईएमएफ के इस आर्टिकल में हम लोग रॉड को चला रहे थे, मेटल की रॉड को चला रहे थे, और अब हम लोग इस मेटल की रॉड को घुमाना चाहते हैं। ये देखो, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे बहुत जल्दी हो जाएगा, जितना बुकलेट तुमको लगता है उससे जल्दी हो जाएगा। ये एक्सिस है, यहाँ पे देखो रिपीट लगी हुई, रिपीट समझते हैं, रिपीट की लगी हुई है यहाँ पे ये, और ये सिरा फ्री है और ये घूमने को तैयार, घुमा दिए। तो यहाँ भी एक सेल बन जाएगा। जरा लेफ्ट हैंड बताएं, फीड अंदर हथेली वेलोसिटी की दिशा में, तो ये हाई और ये तो रॉड विल बिकम लाइक अ सेल, इसमें ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल और ये हो जाएगा लो पोटेंशियल, ये सेल बन जाएगा। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कैसे क्या हुआ। इस पर एक छोटा सा पार्ट dx मान लीजिए और यहाँ से इसकी दूरी x मान लीजिए, ये dx और ये x। तो घूमती हुई रॉड का छोटा सा पार्ट ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, बोलो। घूमती हुई रॉड का छोटा सा पार्ट ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। तो जरा स्मॉल ईएमएफ तो बोलना, BVDX, अरे BVDX बड़े ये पूरा है, तो पूरे एल का छोटा सा पार्ट dx कैसा मोशन करेगा ट्रांसलेटरी, V = r ओमेगा, बोलो V बराबर r ओमेगा, इसका r कितना है, x ओमेगा, नहीं ओमेगा अलग अलग टुकड़ों का अलग नहीं होता है। जब पंखा घूमता है तो इसके पंखे के बाहरी हिस्से का ओमेगा, बीच वाले हिस्से का ओमेगा और अंदर वाले हिस्से का ओमेगा बिल्कुल सेम होता है। एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट नहीं होती जब कोई रोटेटरी मोशन बॉडी करती है, हर बिंदु की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। r ओमेगा मतलब x ओमेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, x ds, तो ये ईएमएफ बन गया b ओमेगा x²/2 और x की लिमिट हो रही है 0 से l तक, बोलो x की लिमिट, x की लिमिट होगी 0 to l, तो ये बन गया हाफ b ओमेगा l। कितना क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला ऐसे है, नोट करना चाहें तो नोट करें, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आप नोट करते हैं तो फिर आपको ये चीजें नोट करनी पड़ेगी। आपको रॉड में एक छोटा सा पार्ट मानना पड़ेगा, पार्ट इतना छोटा होगा तो रोटेटरी नहीं बल्कि ट्रांसलेटरी मोशन करता हुआ एक क्षण के लिए दिखे। छोटी सी लंबाई को dx मानिए और एक्सिस से दूरी को x मानिए, जो रेडियस की तरह कार्य करेगा उसके लिए, और v = r ओमेगा, r की जगह पे x लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट लगेगी 0 से लेके ऐसे। ये भी समझ लें कि अगर रॉड टेढ़ी मेढ़ी है, फंडा वही रहेगा। देखिए इसको मैं ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा से, और ये एंगल फाई है, फाई
फाई है तो हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक नई डॉट बनाएंगे, रिपीट जहाँ लगी है वहाँ लगाएंगे और इसकी लंबाई होगी 2l sin फाई और ये ओमेगा वेलोसिटी से हम घुमाएंगे और रिजल्ट होगा EMF इक्वल टू हाफ b ओमेगा l स्क्वायर और l की जगह पर 2l sin फाई का होल स्क्वायर। ये आंसर बोला जाएगा। ठीक है, कोई नहीं टेढ़ी मेढ़ी रॉड घूमे तो क्या करेंगे, एक एंड से दूसरे एंड तक एक सीधी रॉड बना देंगे और उसको घुमा देंगे। ठीक है, बाकी हाई और लो पहचानने का तरीका आप देख ही रहे हैं। नहीं लेफ्ट हैंड, केवल एक बार लेफ्ट हैंड। ठीक है ना, हाई और लो ये देखिए, फिंगर अंदर, हथेली वेलोसिटी की दिशा में, तो ये हाई है ना, क्लियर है मुझे? ठीक, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से आप लोग हासिल कर चुके हैं। देखिए रिपीट यहाँ लगी हुई है, रिपीट ओ पे लगी हुई है, ये एंड ए है, मेटल की रॉड है, ये एंड बी है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में ये है मैग्नेटिक फील्ड और रॉड को हमने घुमा दिया, ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। एक सेल O से A के बीच बनेगा और एक सेल O से B के बीच बनेगा। पोलैरिटी आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, तो अगर साइबर की बात की जाए तो हाफ b ओमेगा l1 स्क्वायर और ब्रैकेट की बात की जाए तो हाफ b ओमेगा l2 स्क्वायर। ये देखिए l2। ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिए भाई, बायां हाथ चेक कर लीजिए, b अंदर, बेबी वेलोसिटी, हाई पोटेंशियल हो गया। इसकी बात कर लीजिए, b अंदर, हथेली वेलोसिटी की दिशा में हाई, तो दो सेल बनेंगे। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में हाफ EMF इक्वल टू हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। इस फॉर्मूले में l क्या होता है, रॉड की लेंथ नहीं होती है ना, रॉड की लेंथ नहीं होती है, फिक्स पॉइंट और फ्री पॉइंट के बीच की दूरी होती है, रॉड की लेंथ नहीं होती है ना। रिपीट जहाँ कील लगी है वहां से फ्री पॉइंट की दूरी होती है। प्रकार से अगर कोई मुझसे कहता है कि VA माइनस VB बताइए तो हम कहेंगे आप उससे नेट EMF पूछ रहे हैं, तो ये होगा Z1 माइनस Z2, यानी कि हाफ b ओमेगा सबके लिए है और L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि बिल्कुल मिड में लगी है तो जैसा कि उन्होंने कहा 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर की बिल्कुल मिड में लगी है तो फिर ये भी L होगा, ये भी L होगा, तब VA माइनस VB, जिसको हम लोग कहते हैं Xi net will be equal to 0। क्योंकि सब जैसा सेल, जितनी ताकत का सेल ये बनेगा उतनी ताकत का सेल ये बनेगा, और दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, इसलिए A और B के बीच नेट EMF 0 होगा। ठीक है ना, जैसा कि ये क्वेश्चन है जिसमें 3 मेटल की रॉड है
इसको लास्ट को आखिरी क्वेश्चन मान लीजिए इसको, ये ए हो गया, ये बी और ये सी, ये 3 मेटल की रॉड। ये 3 मेटल्स की रॉड, जिनको इस तरीके से घुमा दिया गया। तो मैंने इसको देखा था, वो ऑप्शन में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से हमको बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंसेस हमको फाइंड करने थे। तो हमने रिपिट को देखा, रिपिट यहाँ लगी किनारे पे। तो हमने पाया कि एक सेल ए और बी के बीच बनेगा। हमने ये भी पाया कि एक सेल बी और सी के बीच में बनेगा, लेकिन ए और सी के बीच क्या होगा ये अभी हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हमने रिपिट लगी हुई इस सिस्टम को हम जानते हैं, इस सिस्टम को हम जानते हैं, लेकिन रिपिट से दूर कोई सिस्टम है उसको अभी हमने पढ़ाई की है कि नहीं की। अभी हमने वो पढ़ाई की है जिसमें हमारी रिपिट कहाँ लगी है, रॉड पर लगी है। जबकि ये जो रिपिट इस रॉड पर है, जो हमने पढ़ा है, लेकिन ये रिपिट इस रॉड पर नहीं है, ऐसा केस अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो हम अभी अंदाजा क्या लगाएं, हमें कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। हमने घुमाव वाले केसेस में ये पढ़ा है कि कील जो है वो रॉड पर ही लगी है, चाहे किनारे लगी हो वो भी पढ़ा है, कहीं अंदर लगी है वो पढ़ा है, मिड में लगी हो वो भी पढ़ा है। लेकिन ये नहीं पढ़ा है कि ये मेटल की रॉड यहाँ है और हमारी कील यहाँ है और ये ऐसे जा रही है, तो हमको ये इसके बारे में भी अंदाजा नहीं, तो उसको भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहना ये चाहते हैं कि VA माइनस VB इक्वल टू हाफ V ओमेगा L स्क्वायर। ये बात आप सब समझ गए होंगे। हम ये भी कहना चाहते हैं VC माइनस VB हाफ V ओमेगा L स्क्वायर, क्योंकि सभी रॉड की लंबाइयां बराबर। जब हमने 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि माइनस किया, तो हमने पाया कि VA माइनस VB माइनस VB VC माइनस VC प्लस VB इज इक्वल टू 0। तो माइनस VB प्लस VB कैंसिल हो गया, तो हमने पाया कि VA माइनस VC इज इक्वल टू 0, यानी पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जब पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो वहाँ पर कोई फैराडे सेल नहीं बनेगा। फैराडे सेल क्या होता है? अरे फैराडे सेल जो दिखता नहीं है, फैराडे सेल जो दिखता नहीं है, फैराडे का सेकंड लॉ, जब भी फैराडे के सेकंड लॉ की ये भी रूप है, जब भी कोई मेटल की रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है, जब भी कोई मेटल की रॉड ऐसे चलती या घूमती है, क्या बोला, जब भी कोई मेटल की रॉड ऐसे चलती या घूमती है जो फील्ड को कट करने लगे, तो उसके किनारों के क्रॉस एक EMF डेवलप हो जाता है, जिसे हम लोग मोशनल EMF कहते हैं। वहाँ पर इंड्यूस्ड EMF कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, मोशनल EMF कहते हैं। तो हमने एनालिसिस से ये पाया कि पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में कोई विभवांतर नहीं होगा, और जब वहाँ कोई विभवांतर नहीं होगा, तो यानी कि वहाँ पर कैसा तार होगा, बोलो आइडियल तार होगा, वहाँ कोई सेल नहीं बनेगा, वहाँ पर आइडियल वायर लगेगा। तो आइडियल वायर ही एक ऐसा वायर है जिसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस या सेल नहीं है, तो ना ड्रॉप होता है ना गेन होता है। जो यहाँ पर 2 वोल्ट है, तो यहाँ का भी 2 ही वोल्ट रहता है, यहाँ का 4 वोल्ट है, तो यहाँ का भी 4 वोल्ट रहेगा। तो ये आइडियल तार लगा के सर्किट अपना नेटवर्क बनाओ। ठीक है, ये आपका ये आरती कंप्लीट हो गया। ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। बाकी अगर कोई हो तो बाकी इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। और आप लोग थोड़ा
आप लोग मेजर टेस्ट पर फोकस कर लीजिए तो फायदा होगा आपका, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी और कोई उसकी और कोई वजह नहीं है। एक्चुअली ऐसा मुझे लगता है कि मेजर टेस्ट देने वाले ज़्यादा लोग सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनको ठीक क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा, तो फिर वही कहीं से कुछ मिल रहा है और 10, 12, 15 क्वेश्चन का भी फायदा हो जाए कहीं तो समझ, क्योंकि वही हैं जो बायोलॉजी में 3-4 हो गए, केमिस्ट्री में 2-3 हो गए, फिजिक्स में 5-6 हो गए, जो दिक्कत वहाँ पे कुछ कर देते हैं, वही अटका देते हैं, थोड़ा सा रोक देते हैं। तो उनसे बचने के लिए भाई देखो, अपने आप को जो कर रहे हो होता ही है कि अपने आप होता नहीं है, अपने आप फिजिक्स नहीं हो पाता है खास तौर पर, या अपने आप कुछ चीज़ लेके बैठ रहे हैं तो कम से कम अगर कोई पेपर होता रहता है तुम्हारा, तो तुम्हारे पास बहाना होता पढ़ने का कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है। बहाना है कि हमारा बुधवार को पेपर है, हमारा संडे को बायो टेस्ट है और हमारा बुधवार को फुल लेंथ टेस्ट है, तो हम पढ़ते रहे, क्योंकि जब सामने कोई काम, जब सामने कोई उद्देश्य नहीं होता है ना, तो आगे फिर हम भी, जब हमको लगता है हमें क्या करना है, बुकलेट बनी हुई है, बनानी नहीं है, सवाल कोई देखे हुए हैं, देखना नहीं है, क्लास कोई याद है नहीं तो पढ़ाना नहीं है, तो बैठे तो ना कोई किताब उठाने का मन कर रहा है, ना अपनी बुकलेट उठाने का मन कर रहा है, तो फिर दिन ऐसे ही निकल जाएगा। जब ये लगता है यार 3 क्लास है जी, यहाँ पे बुकलेट बनानी है, कल परसों पेपर है तो हमें पेपर बनाना है, अच्छे क्वेश्चन छाटने हैं, ज़्यादा अच्छे भी ना निकल आए, कठिन निकल आए, तो उनको एक बार और करना है। तो ये सब जब सामने उद्देश्य रहता है तो चेयर पे बैठ के काम करते रहते हैं, समय निकल जाता है। उद्देश्य नहीं रहता है तो समय निकल जाता है, काम नहीं होता।